हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम चरक संहिता निदान स्थान का चौथा अध्याय जो कि है प्रमेय निदान स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम 3 प्रकार के प्रमेय, कफच प्रमेय, पित्तज प्रमेय एंड वातज प्रमेय को पढ़ेंगे। और इन 3 प्रकार के प्रमेय में से कफच प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है प्रमेय रोग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप इस प्रमेय शब्दों को देखेंगे तो प्रमेय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है प्र और दूसरा है मेह। जहाँ पर प्र का मतलब क्या होता है बच्चों? प्र का मतलब होता है अधिक मात्रा। ठीक है, और मेह मेह का मतलब क्या होता है? मेह का मतलब होता है सिंचन करना। तो किसको सिंचन करना? किसको सिंचन करना? तो मूत्र को सिंचन करना। ठीक है, तो अधिक मात्रा में इस रोग में क्या होता है? मूत्र का सिंचन होता है। सिंचन करने का मतलब क्या है? अधिक मात्रा में मूत्र को निकालना। ठीक है, तो क्या होता है प्रमेय रोग? प्रमेय रोग क्या होता है? तो जिस रोग में, है ना, जिस रोग में अधिक मात्रा में या बार बार मूत्र निकलता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्रमेह रोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रमेह रोग? तो जिस रोग में या तो अधिक मात्रा में या बार बार क्या होता है? मूत्र निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रमेह रोग कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी मूत्र से संबंधी रोग है, जैसे कि अगर हम मधुमेह की बात करें तो मधुमेह में क्या होता है? बार बार मूत्र निकलता है। ठीक है, तो जितने भी क्या है मूत्र से संबंधित रोग है वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब प्रमेह रोग कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रमेह रोग कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम मधुमेह की बात करें तो मधुमेह भी क्या है? प्रमेह का ही एक भाग है। और ये मधुमेह किसका भाग है? वातज प्रमेह का भाग है। ठीक है, वातज प्रमेह का भाग। ठीक है, तो जितने भी रोग जो मूत्र से संबंधित है तो वो सारे रोग क्या कहलाते हैं? प्रमेह रोग कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम प्रमेह रोग की बात करें तो ये प्रमेह रोग 3 दोषों के कारण होता है ना। प्रमेह रोग त्रिदोष यानी कि वात पीत और कफ तीनों दोषों के कारण ये प्रमेह रोग होता है। और तीनों दोषों को मिलाकर अगर हम टोटल प्रमेह के प्रकार की बात करें तो तीनों दोषों को मिलाकर टोटल प्रमेह के प्रकार कितने होते हैं? 20 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से कफज प्रमेह 10 प्रकार का होता है ना। पित्तज प्रमेह 6 प्रकार का होता है और वातज प्रमेह 4 प्रकार का होता है। और इन तीनों दोषों में भी ये जो प्रमेय होता है ये कैसा विकार होता है? एक प्रकार से ये एक प्रकार से क्या है बच्चों? कफज विकार है। एक प्रकार से कैसा विकार है? कफज विकार है। ठीक है, अगर हम प्रमेय रोग के अधिष्ठान की बात करें तो इसका अधिष्ठान क्या है? इसका अधिष्ठान है मूत्रवह संस्थान। मूत्रवह संस्थान क्या होता है? तो जहाँ से मतलब मूत्र के बनने से लेकर मूत्र के विसर्जन तक ये जितना भी पार्ट होता है ये क्या कहलाता है बच्चों? मूत्रवह संस्थान कहलाता है। और यही क्या है बच्चों? प्रमेय रोग का अधिष्ठान है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है बच्चों? प्रमेय रोग का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या होता है प्रमेय रोग? तो जिस रोग में अधिक मात्रा में या बार बार मूत्र निकलता है तो उस रोग को क्या कहते हैं बच्चों? प्रमेय रोग कहते हैं। और जितने भी मूत्र से संबंधित रोग है वो सारे रोग क्या कहलाते हैं? प्रमेय रोग कहलाते हैं। और ये तीनों दोषों के कारण होता है। और तीनों दोषों को मिलाकर यानी कि तीनों दोष के जितने भी प्रकार है उन सभी को अगर हम मिला ले तो टोटल प्रमेय कितने बताए गए हैं? 20 प्रकार के बताए गए हैं। जिसमें से कफज प्रमेय 10 प्रकार का होता है, पित्तज प्रमेय 6 प्रकार का होता है और वातज प्रमेय 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और अगर हम इसके संस्थान की बात करें तो इसके अगर हम अधिष्ठान की बात करें तो प्रमेय रोग का अधिष्ठान क्या है? मूत्रवह संस्थान। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? एक प्रकार से
प्रमेय रोग का इंट्रो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे निदान, दोष और दुष्य के बारे में इसका विमर्श दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला, आचार्य चरक कहते हैं कि रोग बनने के लिए 3 चीजों का मेल जरूरी है। ठीक है, आचार्य चरक क्या कहते हैं, आचार्य चरक ये बोलते हैं कि किसी भी रोग की उत्पत्ति के लिए 3 चीजों का मेल, 3 चीजों का जुड़ना आपस में, ये जरूरी होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रमेय रोग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी रोगों को मिलाकर आचार्य चरक ये बोल रहे हैं कि अगर ये 3 आपस में जुड़ेंगे, अगर इन तीनों का आपस में मेल होगा, तभी क्या होगी, रोग की उत्पत्ति होगी। तो वो 3 क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, निदान यानी कि रोग के कारण। दूसरा यहाँ पे क्या बोला, दोष यानी कि वात पित्त कफ, है ना। वो तीसरा यहाँ पे क्या बोला, दुष्य। दुष्य क्या होता है, जो दोषों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं या दूषित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दुष्य कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं रस, रक्त आदि जो धातुएं बताई गई है, तो ये सब क्या है, दुष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के मेल होने से ही ये 3 जब आपस में जुड़ेंगे, तभी क्या होगा बच्चों, रोग की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला, यदि इनका सही संयोग नहीं बनता है, पहले आचार्य चरक ने क्या बोला कि जितने भी रोग है, उन रोगों की उत्पत्ति कब होगा, जब इन तीनों का मेल होगा। किनका, तो एक तो है निदान, दूसरा दोष और तीसरा दुष्य। अगर ये 3 आपस में मिलेंगे, तभी क्या होगा बच्चों, रोगों की उत्पत्ति होगी। और अगर ये 3 आपस में नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है, रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर ये देर से मिलते हैं, अगर ये बच्चों देर से मिलते हैं, तो क्या होता है, रोग की उत्पत्ति देर से होती है। देखिए आप यहाँ पे, अगर देर से मिलेंगे तो रोग की उत्पत्ति क्या होगी, देर से होगी। ठीक है, और अगर ये अल्प मात्रा में मिलते हैं, है ना, दुर्बल दोष मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, हल्के रूप में रोग उत्पन्न होते हैं या उसके लक्षण पूरे नहीं दिखाई देते। तो इस प्रकार से अगर इन तीनों का मेल नहीं होगा, तो या तो क्या होगा, रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर देर से जुड़ेंगे, देर से आपस में मिलेंगे, तो रोग की उत्पत्ति क्या होगी, देर से होगी। और अगर ये दुर्बल मात्रा में जुड़ेंगे, अल्प मात्रा में जुड़ेंगे या दुर्बल दोष जुड़ेंगे, तो क्या होगा, हल्के रोग बनेंगे या तो उस रोग के सारे लक्षण नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, और यदि इन तीनों का संयोग मजबूत होता है, तो रोग जल्दी बनता है। उसके जस्ट विपरीत, अगर ये तीनों का संयोग नहीं होगा, तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। और अगर ये मजबूत जुड़ेंगे, तो रोग जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी क्या होगा, गंभीर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ये गंभीर होगा और सभी लक्षणों से युक्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निदान, दोष और दुष्य की बात कही। क्या बोला आचार्य चरक ने कि जितने भी रोग होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो निदान, दोष और दुष्य, इन तीनों के मेल से होती है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले आचार्य चरक ने इन तीनों की बात करी। ठीक है, फिर बाद में उसके बाद ये प्रमेय टॉपिक पर इंटर किए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कफज प्रमेय का वर्णन किया गया। ठीक है, तो कफज प्रमेय किस कारण होता है ना, किस कारण होता है, तो ये 3 ऊपर जो हमने बात किए थे, निदान, दोष, दुष्य, अपनी विशेषता से कफजन्य प्रमेयों की शीघ्र उत्पत्ति करने वाले होते हैं। कैसे होती है कफज प्रमेय की उत्पत्ति, कैसे होती है, तो उसके कारण क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला, नए धान्यों का अधिक और बार बार सेवन करने से। कौन कौन से धान्य, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, हाइनक। हाइनक क्या है, एक प्रकार का धान्य। फिर यवक, यवक यानी कि जौ की बात हो रही है। ठीक है, चीनक, ये भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, धान्य है। ठीक है, उदालक, उदालक यानी कि वन कोदो जो होता है ना। नैषध, इतकट, ये भी एक प्रकार से अन्न है। मुकुंद, महाब्रीही, महाब्रीही यानी कि बड़े जो चावल होते हैं, है ना। प्रमोदक और सुगंधक, सुगंधक यानी कि बासमती चावल। सुगंधक का मतलब क्या होता है, बासमती चावल। ठीक है, तो ये सारे जो अन्न यहाँ पे बताए गए या धान्य यहाँ पे बताए गए हैं, है ना, नए, तो इनके जब ये नए नए होते हैं, है ना, यानी कि तुरंत निकाले और आपने क्या किया, सेवन कर लिया, तुरंत इनकी कटाई हुई और आपने इनका सेवन कर लिया। ठीक है, हाँ, अगर ये थोड़े लेट हो जाए, मतलब थोड़े पुराने हो जाएंगे, तो इससे प्रमेय रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर ये नए नए हैं, है ना, अगर ये नए नए हैं, तो शुरुआत में क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, कफज प्रमेय करने वाले होते हैं। ठीक है, तो
इन नए नए धान्यों के अधिक सेवन से, अगर कम मात्रा में सेवन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अधिक सेवन करोगे और बार बार सेवन करोगे, ये जो नीचे लिस्ट बताई गई है, इनका अगर क्या करते हो आप, इन नए अन्नों का अधिक सेवन करते हैं या बार बार सेवन करते हैं, तो इससे क्या होगा, कफज प्रमेह रोग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पे निदान बताएं, जैसे कि बात करते हैं, अगर घी से युक्त भोजन करते हो, है ना, या ग्राम्य अनूप या औदक मांसों का अधिक सेवन करते हो, है ना, या साग यानी कि जो सब्जियां जो होती है उसका अधिक सेवन करते हो, है ना, तिल तिल से बनी हुई चीजें का अधिक सेवन करते हो, है ना, पलल यानी कि गाढ़े मांस का सूखा सेवन करते हो, पिष्ट अन्न यानी कि पिसे हुए अन्नों का अधिक मात्रा में सेवन करते हो, ठीक है, पायस यानी कि खीर का सेवन करते हो, कृसर यानी कि खिचड़ी का सेवन करते हो, अवलेपी गन्ने से बने पदार्थों का, जैसे कि बात करते चीनी हो गया, गुड़ हो गया, या और भी इत्यादि जो पदार्थ होते हैं उनका अगर आप सेवन करते हो, ठीक है, फिर चीनी, जैसे कि बात कही बताया भी इन्होंने, चीनी, मिश्री, राब आदि का अधिक सेवन करने से, ठीक है, फिर दूध का अधिक सेवन करने से बोला, है ना, फिर नूतन नए मद्य का, मंदक, दही या कोई भी द्रव पदार्थ, मधुर पदार्थ और नए पदार्थों का अधिक सेवन करने से, और इनके साथ ही अगर शरीर की शुद्धि नहीं करते हैं और व्यायाम का त्याग करते हैं, अधिक निद्रा लेते हैं और अधिक लेटना बैठना करते हैं, तो इनसे क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है। इनसे क्या होता है बच्चों, कफ की वृद्धि होती है। और इसके अलावा जो भी अन्य आहार विहार जो क्या करते हैं, कफ, मेद और मूत्र, इन तीनों की वृद्धि करते हैं, तो वे सब कफज प्रमेह के दान विशेष है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट बताई, तो इन जो भी लिस्ट बताए गए, तो इनके नए नए जो होते हैं, तो इनका अधिक सेवन करने में या बार बार सेवन करने में, ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बताए हैं, है ना, कुछ और आहार बताया, तो इस प्रकार के आहार लेने से, और अगर हम विहार की बात करें तो अधिक निद्रा लेने से, अधिक लेटने से बैठने से, और शरीर की शुद्धि न करने से, और व्यायाम का त्याग करने से। ठीक है, तो इन सब से क्या हो जाता है बच्चों, कफज प्रमेह होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे प्रमेह में कफ का स्वरूप बताया, तो ये प्रमेह में कफ का स्वरूप कैसा होता है, ये द्रव से युक्त होता है ना, द्रव से युक्त होता है, यानी कि ज्यादा इसमें क्या होती है बच्चों, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, द्रव गुण से युक्त होता है ना, और प्रमेय में दूष्य क्या क्या होते हैं, तो बहुत ढीला मेद, मांस, शरीरजन्य क्लेद, शुक्र, रक्त, वसा, मज्जा, लसिका और ओज नामक रस, ये दूष्य विशेष होते हैं किसमें, प्रमेह रोग में। ठीक है, अब यहाँ पे समप्राप्ति, ऊपर जो हमने कारण बताए थे, तो इन कारणों से कैसे कफज प्रमेह होता है, आगे उसकी बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे, तो क्या होता है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो जितने भी ऊपर हमने निदान देखे, तो इन सभी से, है ना, इन सभी से क्या होता है बच्चों, इन सभी से क्या होता है, आपके शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि कफ दोष क्या होता है बच्चों, प्रकोपित हो जाता है। इन सभी से क्या होता है, सबसे पहले कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही कफ दोष प्रकोपित होता है, तो शरीर की शिथिलता के कारण, ऊपर जो आपने निदान देखे थे, है ना, ऊपर जो आपने निदान देखे थे, तो वो निदान, वो जितने भी कारण हैं, वो आपके शरीर को क्या कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। ठीक है, तो शरीर की शिथिलता के कारण जो आपके शरीर में कफ प्रकोपित हुआ है, ये क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है ना, क्या होता है ये बच्चों, पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में फैल जाता है, और पूरे शरीर में फैलकर ये कफ सबसे पहले किससे जुड़ता है, सबसे पहले ये बच्चों किससे जुड़ता है, मेद से जुड़ता है, मेद से जुड़ता है। ठीक है, मेद से जुड़ता है। ठीक है, फिर मेद से युक्त ये कफ, मेद युक्त कफ फिर किससे जुड़ता है बच्चों, शरीर के मांस और शरीर के क्लेद से जुड़ता है। जब ये मेद से युक्त कफ मांस से जुड़ता है, तो शरीर में दुर्गंध से युक्त पीड़िकाएं यानी कि फुंसियों को उत्पन्न करता है, और जब यह क्लेद से जुड़ता है, तो इस क्लेद को मूत्र में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्या है बच्चों, समप्राप्ति है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे, जब जब देखिए यहाँ पे नोट्स में देखिए, जब निदान, दोष और दुष्य, ये तीनों विशेष कारण एक साथ मिलते हैं, तो निदान हमने ऊपर देख लिए, है ना, दोष यहाँ पर क्या है, कफ दोष है,
और दुष्य यहाँ पे क्या है, तो हमने ऊपर देखा था मेनली कौन सा होता है, मेद दुष्य होता है। ठीक है, ऊपर हमने कई सारे दुष्य देखे थे, लेकिन कफज में मेनली दुष्य क्या होता है, मेद धातु होती है, मेद और मूत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो ये तीनों विशेष कारण से मिलते हैं, तब कफ दोष क्या होता है, जल्दी प्रकोपित हो जाता है, क्योंकि शरीर में उसकी प्रवृत्ति पहले से क्या होती है बच्चों, अधिक होती है ना। प्रकोपित कफ शरीर की शिथिलता कारण क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। फैलने के बाद वह मेद के साथ मिल जाता है और उसे क्या करता है बच्चों, दूषित करता है। ठीक है, दूषित मेद फिर शरीर के क्लेद और मांस धातु के साथ मिल जाता है, क्योंकि वे भी अधिक मात्रा में बढ़े हुए होते हैं। जब मांस धातु दूषित होती है, यानी कि ये क्लेद से युक्त मेद मेद से युक्त कफ जब क्या होता है बच्चों, मांस से जुड़ता है और मांस को दूषित करता है, तो ये मांस क्या करता है, एक प्रकार से पुति मांस पीड़िकाओं को उत्पन्न करता है। पीड़िका यानी कि फुंसियों को उत्पन्न करता है। वो फुंसिया कैसी होती है, पुति युक्त, यानी कि दुर्गंध से युक्त होती है, गंदी होती है, मैली होती है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं शराविका, कच्छपिका, इस तरह की पीड़िकाओं को उत्पन्न करता है। ठीक है, शरीर के क्लेद को दूषित कर मूत्र को, और जब यही मेद से युक्त कफ क्या होता है, शरीर के क्लेद से जुड़ता है, तो उस क्लेद को मूत्र में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद मूत्र व स्रोतस जो कि वंक्षण और बस्ती से उत्पन्न होते हैं, इसमें मेद और क्लेद के कारण भारीपन और अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और इसी से क्या होता है बच्चों, प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है। और ये प्रमेह रोग कैसा होता है, स्थायी होता है, यानी कि लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है, और असाध्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कफज प्रमेह की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं आगे। यहाँ पे कफ के 10 प्रमेय बताएं। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बोला था कि मेद से युक्त, है ना, मेद युक्त कफ जब क्या होता है, शरीर के क्लेद से जुड़ता है, तो इस क्लेद को मूत्र में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये जो मूत्र है, ये जो मूत्र बना, तो इस मूत्र में क्या होता है बच्चों, कफ के गुण होते हैं, कफ के गुण होते हैं। तो इसके आधार पर यहाँ पे कफज प्रमेय के 10 भेद बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं श्वेत, शीत, है ना, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, भारी, मधुर, सांद्र, प्रसाद या मंद। ठीक है, तो यहाँ पे श्वेत, श्वेत का मतलब जानते हैं क्या होता है, सफेद। शीत यानी कि ठंडा, मूर्त यानी कि ठोस, पिच्छिल, पिच्छिल का मतलब क्या होता है, चिपचिपा। ठीक है, फिर अच्छा, उसके बाद स्निग्ध, स्निग्ध मतलब क्या होता है, चिकना, भारी, मधुर, सांद्र यानी कि इसमें क्या होता है, सॉलिडिटी एक प्रकार से बोल सकते हैं, या गाढ़ा, गाढ़ा बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रसाद या मंद, तो इस प्रकार से ये 10 क्या होते हैं, गुणों से युक्त ये मूत्र होता है। ठीक है, और जब ये 10 गुण में से कोई भी एक या एक से अधिक गुण मिलते हैं, है ना, ये ऐसा बोल दो कि ये जो 10 गुण है, तो इन 10 गुण में से एक या एक से अधिक गुण मिलने से 10 प्रकार के प्रमेय होते हैं। और वो प्रमेय क्या क्या है, तब देखिए यहाँ पे आचार्य चरक ने 10 प्रकार के कफज प्रमेय बताए हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ते तु खलु इमे 10 प्रमेय नाम विशेषण भवंती तद्यता, कौन कौन से हैं, तो उदक मेहश्च, इक्षु बालिका रस मेहश्च, सांद्र मेहश्च, सांद्र प्रसाद मेहश्च, शुक्ल मेहश्च, शुक्र मेहश्च, शीत मेहश्च, सिकता मेहश्च, शनेर मेहश्च और अलाल मेहश्च। इस प्रकार से ये 10 क्या होते हैं बच्चों, कफज प्रमेय होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो गुण बताए गए थे, तो इनमें से कोई एक या एक से अधिक गुण मिलते हैं, तो इनके मिलने से फिर 10 प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, कफज प्रमेय होते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे यहाँ पे नाम बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुणों की विशेषता के आधार पर इनके नाम भी रखे गए हैं, लेकिन इनके नाम को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन से प्रकार का या कैसा ये प्रमेय है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर हम उदक में, और एक चीज और देख लो आप, ये जितने भी यहाँ पे 10 प्रकार के कफज प्रमेय बताए गए हैं, तो सारे कफज प्रमेय कैसे बच्चों, साध्य प्रमेय है, साध्य प्रमेय है ना। ठीक है, ऐसा क्यों बोला, साध्य प्रमेय क्यों है, क्योंकि पहला रीजन तो ये कि कफ दोष यहाँ पे क्या हुआ है, प्रकोपित हुआ है। और दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है, दूसरा रीजन ये है कि दोष और दुष्य क्या है बच्चों, यहाँ पे समान है। तो ये 2 रीजन है। ठीक, चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले उदक में क्या होता है, उदक में है ना, तो कफ के प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, स्वच्छ, देखो उदक का मतलब क्या होता है, जल, है ना, तो स्वच्छ
अधिक श्वेत, शीतल, गंध से रहित, जल की तरह मूत्र का त्याग करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि इनके नाम को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का प्रमेय है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे उदक में, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड। इसी को अगर हम मॉडर्न में देखें तो क्या होता है, इंसिपिडस, इंसिबिटस मिलाइटस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिपिडस मिलाइटस। ठीक है, हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ पे इसको नाम को देख के ही आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का है। उदक, उदक का मतलब क्या होता है, जल, यानी कि जिसको क्या होता है बच्चों, उदक में होता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति स्वच्छ, अधिक श्वेत, शीतल, गंध से रहित और जल की तरह क्या करता है, मूत्र का त्याग करता है ना। वह अगर हम इक्षु बालिका रस में की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, मधुर, शीत, कुछ चिपचिपा, गंदा और गन्ने के रस की तरह क्या होता है यहाँ पे, जिसको ये रोग होता है तो वो इस तरह से गन्ने के रस की तरह मूत्र का त्याग करता है, जो कैसा होता है, मधुर होता है, शीत, कुछ चिपचिपा और गंदा सा होता है। ठीक है, हाँ। सांद्र में की बात करते हैं तो सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कफ के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका वासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है, उस पुरुष को क्या कहते हैं बच्चों, सांद्र में ही कहते हैं। तो जब वो मूत्र विसर्जन करेगा उस समय तो उसका मूत्र गाढ़ा नहीं रहेगा, लेकिन उस मूत्र को अगर आप बर्तन में कुछ समय तक रखोगे तो उसका मूत्र क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह के में को क्या बोलते हैं, सांद्र में ही बोलते हैं। ठीक है, फिर सांद्र प्रसाद में, यानी कि यहाँ पर गाढ़ा भी होगा और प्रसाद, प्रसाद बोलते क्या था, स्वच्छ। तो गाढ़ा और स्वच्छ जब दोनों हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, सांद्र प्रसाद में ही। तो देखिए यहाँ पे जिसका मूत्र कफ के प्रकोप के कारण पात्र में रखने के बाद कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्र प्रसाद मेह बोलते हैं। ठीक है, शुक्ल मेह, नाम से पता चल रहा है, शुक्ल मतलब क्या होता है, सफेद, यानी कि इसमें मेह जो ये मूत्र जो होता है वो कैसा होता है, चावल के आटे के तुल्य श्वेत वर्णी होता है और बार बार मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, शुक्र मेह की बात करते हैं तो शुक्र की तरह या शुक्र से मिला हुआ बार बार मूत्र का त्याग करता है ना। शीत मेह की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शीत मतलब ठंडा, तो अत्यंत मधुर और शीतल बार बार मूत्र त्याग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, शीत मेह कहते हैं। सिकता, सिकता का मतलब कहते हैं बालू रहते हैं, यानी कि जब इस मेह में क्या होता है, कुछ बालू कणकण, छोटे छोटे कणकण जो होते हैं रेत के, तो मूत्र में आपको उस वैसे कणकण दिखाई देते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, सिकता में, है ना। तो मूत्रगत दोषों के छोटे छोटे मूत्र टुकड़े के रूप में मूत्र से निकलता है, उसे क्या कहते हैं, सिकता में। ठीक है, सनेर में हो, सने यानी कि धीरे धीरे बोलते हैं, है ना। मंद मंद, तो इसमें क्या होता है, मंद मंद, वेग से रहित, कठिनता से और धीरे धीरे मूत्र का त्याग करता है ना। और अलाल में हो तो इसमें डोरी की तरह बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, अलाल में ही कहते हैं। तो इस प्रकार से इन 10 कफज प्रमेयों की व्याख्या यहाँ पे की गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 क्या होते हैं, कफज प्रमेय होते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर में हमने कफज प्रमेय को डिटेल में देखा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।